My dear students and all my dear viewers, today we are going to describe class 9 ICSE Geography, and in this particular subject the topic for today is earthquakes. This is chapter number 8, and in this particular video we will understand what is the meaning of earthquake, what are the causes of earthquake, what are the how we can measure the earthquake. Everything we'll go through it. So first of all let us discuss about the meaning of earthquakes. यानी earthquake क्या होता है, earthquake क्या चीज़ है. earthquake एक तरह से ट्रेमोर है, यह एक वाइब्रेशन है अर्थ सरफेस पर. यानी पृथ्वी जब वाइब्रेट करती है, हिलती है, तो उसको हम कहते हैं earthquake. ये क्यों हिलती है? बाय इंटरनल फोर्सेज, या तो इंटरनल फोर्सेज के कारण, यानी ज़मीन के नीचे जो फोर्स काम कर रही है उसके कारण, या मैनमेड स्ट्रेस के कारण. तो मैनमेड स्ट्रेस के कारण या इंटरनल फोर्स के कारण जब धरती में कंपन होता है तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. अगर इसका एक ज्योग्राफिक यानी डेफिनेशन देखा जाए तो इसका ज्योग्राफिक डिस्कशन क्या होगा? ए शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स, यानी एक शॉक या एक से ज़्यादा शॉक्स, ए शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स या ट्रेमर ड्यू टू ए सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्टल रॉक्स. क्रस्ट पार्ट में जो रॉक्स है उसके सडन मूवमेंट के कारण जो यानी शॉक्स होता है जनरेटेड एट ए पॉइंट नोन एज द हाइपोसेंटर और सिस्मिक फोकस, उसको हम कहते हैं सिस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर विद इन द क्रस्ट और मेंटल. ये क्रस्ट में होता है या मेंटल में होता है. मतलब ए शॉक और ए सीरीज ऑफ शॉक्स ड्यू टू ए सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्टल रॉक्स generated at a point as the hypocenter or seismic focus within the crust or mantle. ये इस तरह से एक ज्योग्राफिक डिस्कशन है. द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक का जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है उसको हम कहते हैं सिस्मिक फोकस, या इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं. विच यूजुअली हैज़ ए डेप्थ ऑफ लेस देन 60 किलोमीटर. इसकी जो डेप्थ होती है वो आमतौर पर 60 किलोमीटर से कम होती है. ये पूरा अर्थ क्रस्ट में होता है. सो द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर. अब यहाँ पे एक टर्म आ गया एपीसेंटर. क्या है एपीसेंटर? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस. सिस्मिक फोकस के ठीक ऊपर जो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पर उसको हम कहते हैं एपीसेंटर. यानी सिस्मिक फोकस ज़मीन के नीचे होता है और ठीक वर्टिकली उसके ऊपर, अगर ज़मीन के ऊपर अगर जो सरफेस है उस पॉइंट को हम कहेंगे एपीसेंटर. द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेमर्स इज मैक्सिमम नियर द एपीसेंटर. एपीसेंटर या उसके अगल बगल में जो एरिया होता है वहाँ पर इंटेंसिटी अर्थक्वेक का ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे उससे हम दूर या ऊपर की तरफ आते जाते हैं, यानी दूर जाते जाते हैं, तो उसका प्रभाव घटता जाता है. सो एवर द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक आर ग्रेटर इफ द सिस्मिक फोकस लाइज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर सिस्मिक फोकस जितना ऊपर होगा अर्थ क्रस्ट पर उतना ज़्यादा नुकसान होगा और उतना ज़्यादा वहाँ पर महसूस किया जाएगा. अब इसके बाद हमने यहाँ पर सिस्मिक फोकस एपीसेंटर की बात कर ली. हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक टर्म है सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी क्या चीज़ है? सिस्मोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अर्थक्वेक. सिस्मोलॉजी क्या है? अर्थक्वेक को स्टडी करने वाला साइंस है. मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स is known as seismology. The passage of earthquake waves generated by an earthquake is recorded by an instrument. और ये earthquake wave जो होता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर के नाम से भी हम इसे जानते हैं. तो कई टर्म यहाँ पर आ रहे हैं: सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, एपीसेंटर, सिस्मिक फोकस. ये सब सारा टर्म यहाँ पर ये सभी अर्थक्वेक से ही जुड़ा हुआ चीज़ होता है. तो इस तरह से यहाँ पर हम अर्थक्वेक के बारे में अगर देखें तो द एपीसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ फिक्स्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्मोग्राफ स्टेशन. सिस्मोग्राफ से जो हमें रिकॉर्ड मिलता है उसी से हम पता करते हैं कि आखिर अर्थक्वेक का एपीसेंटर कहाँ था. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक
को हम जिस से मापते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर ही इसकी इंटेंसिटी मापी जाती है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी भयानक है, कितना कम है, दैट इज़ ये हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं फ्रॉम 0 to 9। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स हैव इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ मोर देन 5। अगर कहते हैं कि अगर इंटेंसिटी इसकी 5 है तो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5 से बढ़ जाता है इंटेंसिटी तो वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। इसको यूजुअली द स्केल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक दैट इंक्रीज 5 एंड मोर इज़ अलार्मिंग। 5 और 5 से ज़्यादा होता है वो खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर मैं 5 से ज़्यादा इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझाते हैं। यदि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 स्केल है यानी 5 रिक्टर स्केल है तो एवरीवन फील्स द ट्रेमर, तो हर एक व्यक्ति उस ट्रेमर को फील करता है, जो कंपन होता है पृथ्वी में उसको फील करता है। रन्स आउटडोर, अक्सर इंसान दरवाजे से बाहर भाग जाता है अपने सेफ्टी के लिए, और हैवी ऑब्जेक्ट्स गेट डिस्प्लेस्ड, इसमें भारी चीज़ जो है वो भी अपनी जगह से हट जाता है। रिक्टर स्केल 5 में अगर रिक्टर स्केल 6 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है तो ऐसे में ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। सो रिफ्यूज इज शॉट आउटसाइड, लोग ऐसे कंडीशन में घर के बाहर शरण लेते हैं। वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स जो होता है, जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अच्छा है उसमें खास किसी तरह का डैमेज इस इंटेंसिटी पर यानी 6 इंटेंसिटी पर नहीं होती है। स्केल 7 का जब अर्थक्वेक होता है तो ऐसे में यानी ऑर्डिनरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो जाता है और पुअरली कंस्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर्स है वो भी डैमेज हो जाता है। अगर रिक्टर स्केल 8 इंटेंसिटी की भूकंप अगर होती है तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है विच मे शिफ्ट फ्रॉम देयर फाउंडेशंस, ये बिल्डिंग अपने फाउंडेशन से भी अलग हो सकता है और इवन कोलैप्स भी कर सकता है। अंडरग्राउंड पाइप्स जो है वो भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसके बाद है यहाँ पर मेसोनरी स्ट्रक्चर्स 9 में। अगर स्केल 9 का अगर अर्थक्वेक होता है तो मेसोनरी स्ट्रक्चर्स यानी जितना भी राज मजदूर के द्वारा किया हुआ काम है वो सब डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ग्राउंड क्रैक हो जाता है, लैंडस्लाइड ऑकर हो जाता है, खासतौर पर जहाँ पर स्टीप स्लोप्स है वहाँ पर। अगर स्केल 10 का अर्थक्वेक होता है तो स्कार्सली एनी मेसनरी स्ट्रक्चर्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग, तो किसी तरह का कोई जो मैनमेड स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वो खड़ा नहीं रहता, वो गिर जाता है। 9 तक का ही अर्थक्वेक बहुत भारी अर्थक्वेक माना जाता है। अगर 10 हो गया तो कोई भी मेसनरी स्ट्रक्चर बचा हुआ नहीं रहेगा, बड़े बड़े गैप हो जाते हैं ज़मीन में एंड रेल्स पाइप्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी मुड़ जाते हैं, यानी रेलवे का जो ट्रैक होता है वो मुड़ जाता है। स्केल 11 बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड पीपल, इस तरह से पूरी तरह से मानव जाति खत्म हो जाएगी और लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है उस एरिया का जिस एरिया में फील किया जाएगा खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने हर एक रिक्टर स्केल पर किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक का देखा जाए तो बहुत सारा कॉज है। इसमें पहला कॉज है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का। फॉल्टिंग क्या है? ए फॉल्ट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रैक्चर इन रॉक अलॉन्ग विथ अ ग्रेट डील ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज़ टेकन प्लेस, यानी एक फॉल्ट जो आमतौर पर यानी रॉक के फ्रैक्चर में होता है और ये आमतौर पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें फॉल्ट्स ऑकर इन रॉक्स ऑफ ऑल एजेस, ये किसी भी तरह के रॉक्स में ये फॉल्ट हो सकता है। एंड इफ़ द फॉल्ट इज़ लोकेटेड इन ए जोन, अगर वो फॉल्ट उस जोन में लोकेटेड है जहाँ पर वन प्लेट मूव्स अगेंस्ट अनदर, एक प्लेट दूसरे प्लेट के यानी विपरीत में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है और अर्थक्वेक महसूस किया जाता है। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये एक ऐसा थ्योरी है जो आमतौर पर ग्लोबली एक्सेप्टेड है और इसमें ए सीरीज ऑफ सेपरेट प्लेट्स इन द लिथोस्फीयर मूव। लिथोस्फीयर जो बना हुआ है वो कई प्लेट से बना हुआ है और ये प्लेट मूव करता रहता है। ये प्लेट एक दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करता है, खिसकता रहता है इन रिस्पॉन्स टू कन्वेक्शन इन द अपर मेंटल में कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण। तो इस तरह का जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, तो ये एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से यहाँ पर टकराता है तो वहाँ पर भी इस तरह से अर्थक्वेक महसूस होता है।
और इसके बाद आता है तीसरा वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक का बहुत गहरा रिलेशन है। दीज आर यूजुअली कॉज बाय गैस एक्सप्लोशन। अगर गैस एक्सप्लोशन होता है तो भी हो सकता है, अगर यानी वॉल्केनो अगर हुआ और अर्थक्वेक भी हुआ तो इस तरह से यानी दोनों भी एक साथ संभव हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। However, the intensity of the earthquake may be very high near the volcano. जहाँ वॉल्केनो होता है उस जोन में अगर अर्थक्वेक होता है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके बाद है चौथा, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी है जिसके कारण अर्थक्वेक हो सकता है। इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो आमतौर पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के कारण भी हो सकता है इम्प्लोशंस। सो ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स बाय डायनामाइट से अगर पत्थर चट्टान को पहाड़ को तोड़ते हैं तो हो सकता है। इम्पाउंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डैम्स, अगर डैम में हम बहुत ज़्यादा वाटर जमा कर दिया उसको गिराते हैं तो हो सकता है। तो ये सब कारण है, ये मैन मेड रीजन है अर्थक्वेक होने का। तो इसके कारण इस तरह का अर्थक्वेक भी कई जगह पर पाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर इसका 4 कॉजेज़ और इसको लर्न करेंगे। अभी तक इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए हैं उसमें से अगर हम 5 अर्थक्वेक का बात करें तो 1556 में सेरेंसी नाम की जगह है चाइना में जहाँ पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और यहाँ पर 8,30,000 व्यक्ति मारा गया था। 1737 में कोलकाता में हुआ था, इंडिया में कोलकाता में 1737 में हुआ था जिसमें 3 लाख आदमी मारा गया था। तीसरा अर्थक्वेक टोक्यो में 1923 में हुआ था जापान में जिसमें 1,43,000 लोग मारे गए थे। 1976 में टेंगसान चाइना में यहाँ भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। और 2001 में गुजरात के भुज में हुआ था इंडिया में और इसमें 13,000 आदमी मारा गया था। तो ये सारे के सारे अर्थक्वेक जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट अर्थक्वेक हैं। इस तरह ये जो हमारा आज का ये वीडियो है इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसका एक पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम सिस्मिक वेव को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है। तो काफ़ी बाकी है अभी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। शो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू वेरी मच।